प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को होम साइंस का जो पहला चैप्टर है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इस वाले चैप्टर के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन सही प्रश्नों को बताने वाला हूँ। और ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि बोर्ड के पेपर में हर साल जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, यानी कुल मिलाकर के आप सभी का 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का टोटल 18 नंबर क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, मैंने आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो पहला चैप्टर है इसमें कम से कम आपको 4 क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कौन से हैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। ठीक है, आइए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन को देखो। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। कोई भी आप पेपर उठा करके देखोगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, ठीक है, प्री बोर्ड पेपर हो, ठीक है, वार्षिक पेपर, कोई भी पेपर हो, ये वाला क्वेश्चन छपता जरूर है कि पारिवारिक बजट से आप क्या समझती है। पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य का भी उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताऊंगा और बोर्ड में कैसे कॉपी लिखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, बजट बनाने के उद्देश्य लिखिए, पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए, बजट किसे कहते हैं, बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में लिखिए, पारिवारिक बजट को समझाइए, या पारिवारिक बजट के अवलोकन के मुख्य रूप से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूछने का तरीका कई सारा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको पहले समझिए। ठीक है, आइए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है कि पारिवारिक बजट का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं। तो आपको यहां से लेकर के यहां तक नहीं लिखना है। ठीक है, ये समझाने के लिए यहां पे बोला गया है। आप पारिवारिक बजट का परिभाषा एक लाइन में लिख सकते हैं। यहां से देखो ये वाला, ठीक है, कि पारिवारिक बजट किसी भी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला एक प्रपत्र होता है, एक चिट्ठी होता है। ठीक है, एक लेटर होता है। तो क्या लिखेंगे, तो पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, तो पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित समय में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रपत्र होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पारिवारिक बजट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये भी कि पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य का भी उल्लेख करना है। कौन कौन से उल्लेख हो जाएंगे, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, कौन कौन से, ठीक है, उद्देश्य हो जाएंगे, उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा गया है कि पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, पारिवारिक बजट हम क्यों बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, तो पारिवारिक बजट परिवार की अर्थव्यवस्था का सुनियोजित, ठीक है, विवरण होता है। अतः प्रत्येक परिवार में इसका बुद्धिमत्तापूर्वक या बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है। इसके विभिन्न निर्माण इस प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य है, नीचे लिखा गया कौन कौन सा। सबसे पहला उद्देश्य है कि परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनकी कुल आय का सही विवरण रखना। माने एक फैमिली में कितने सदस्य हैं, मेंबर की संख्या पहले नोट कर लीजिए, और उसका उस मेंबर का कितना इनकम हो रहा है उसका नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका डाटा आपके पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ लिखेंगे कि सभी प्रकार के व्ययों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करना, माने किस प्रकार का यहाँ पे व्यय हो रहा है, कपड़ा पे कितना, मकान पे कितना, शिक्षा पे कितना। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यय का भी आंकड़ा तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से अगला टॉपिक लिखेंगे कि पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर पर ध्यान रखना, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान करना, परिवार को अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, पारिवारिक बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा ये काम हो सके। ठीक है, इसका एक और भी काम है कि परिवार के सदस्यों के द्वारा
किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को कंट्रोल करना। तो आप यहाँ पे 3-4 भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पूछा जाता क्वेश्चन। कितने नंबर में? 6 नंबर में। तो इस प्रकार से आपको पारिवारिक बजट की परिभाषा लिखना है, ठीक है, साथ में इसका अर्थ लिखना है और इसका उद्देश्य लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से अब चाहो तो बच्चों इसका परिभाषा यहाँ पे देखो, वेबर के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है, या क्रेग तथा रस के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछेगा तब लिखना, समझ में गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो कि पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इसके परिवार को, इससे परिवार को होने वाले लाभों का भी वर्णन करिए। माने पारिवारिक बजट की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इसके बारे में पहले समझाना है। या एक और क्वेश्चन है कि इससे परिवार का क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताना है। अच्छा देखो, एक ही क्वेश्चन को यहाँ भी घुमा करके पूछा है कि स्पष्ट कीजिए कि बजट से न केवल गृहिणियां या ही लाभान्वित होती है, बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। देखो वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बजट बनाने से परिवार को होने वाले लाभों का वर्णन करिए, या पारिवारिक बजट से गृहिणियों से को क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताइए। या आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी हो, इस कथन को स्पष्ट करिए। एक ही क्वेश्चन को कई बार बना करके घुमा करके पूछा गया है, ठीक है, देख सकते हो कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका महत्व समझाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ना महत्व, सबसे पहले महत्व को लिखेंगे, उसके बाद कौन कौन से लाभ होंगे उसके बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। आओ सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक बजट परिवार की आर्थिक दशा का वह विवरण होता है जिसकी सहायता से गृहिणी परिवार के आय व्यय के संतुलन को बनाए रखती है। पारिवारिक बजट से न केवल गृहिणियां ही लाभान्वित होती है, बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। अच्छा, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं, यहाँ पे लाभ लिख देंगे कौन कौन से। यहाँ पे पहला लिखेंगे कि गृहिणियों तथा परिवार को लाभ, सबसे पहले जो खाना बना रहा है उसके यहाँ पे लाभ मिल सकता है, ठीक है, या परिवार फैमिली को लाभ मिल सकता है। किस माध्यम से लाभ मिलेगा, वहां पे लिखेंगे कि अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। माने अगर हम पारिवारिक बजट बना लेंगे तो हमारे पास अनावश्यक व्यय खत्म हो जाएगा, इस पर हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है कि आवश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए। यदि सूझबूझपूर्वक पारिवारिक बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाए तो अनावश्यक पारिवारिक व्यय स्वतः ही कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, ठीक है। माने सोच समझ करके अगर पारिवारिक बजट तैयार करेंगे तो आपका अनावश्यक व्यय खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी में अगला लिखेंगे आय व्यय में संतुलित बनाए रखने में सहायक। ये क्या करता है, इनकम और जो भी खर्चा होता है उसको भी कंट्रोल कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पे लिखेंगे कि पारिवारिक बजट में परिवार आय को ध्यान में रखकर ही व्यय का प्रावधान किया जा सकता है। इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है तथा गृह अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहती है, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें लिखेंगे कि मित व्ययिता की आदत के विकास में सहायक। इसमें क्या लिखेंगे कि यदि गृहिणियां तथा पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय करती है तो व्यय की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इससे मितव्ययिता की आदत विकसित हो जाती है और मितव्ययिता स्वयं ही आर्थिक सद्गुण है। इससे अनेक लाभ होते हैं। मितव्ययिता मतलब कम से कम खर्चा करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम खर्चा करना, ठीक है। इस प्रकार से हम इतने सारे टॉपिक इसमें लिख देंगे परिवार को लाभ में, ठीक है। और भी इसके लाभ आप लिख सकते हैं बना करके, देखो यहाँ पे अर्थशास्त्री को भी लाभ लिख सकते हैं, किस प्रकार से अर्थशास्त्री को लाभ होता है। इसमें लिख देंगे 2 लाइन कि देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट के लाभान्वित होते हैं। कैसे होते हैं, विभिन्न परिवारों के द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजट का व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके अध्ययन के द्वारा उन्हें समाज में प्रचलित आय व्यय में प्रतिमानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार की जानकारी विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्धारण में सहायक हो सकती है। अर्थशास्त्री इसी प्रकार की जानकारी के आधार पर आयकर तथा व्यय कर संबंधी नीतियों के विषय में सुझाव दे सकते हैं। पारिवारिक बजट के अध्ययन के अनुसार या आधार पर विभिन्न वर्गों के परिवारों को अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अर्थशास्त्री को भी लाभ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो समाज सुधारकों को भी यहाँ पे लाभ बना करके लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि समाज सुधारकों का मुख्य कार्य क्या है, तो समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान ढूंढना, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सीधा संबंध समाज के परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति से होता है।
उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो गरीबी, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी, ठीक है, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, इतने सारे बातों को बना करके आप आराम से लिख सकते हैं। एक और भी लाभ है, शासन को लाभ भी मिल सकता है पारिवारिक बजट बनाने से। ठीक है, तो इस वाले को भी बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक आप सभी को लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में टपकता है तो यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहले महत्व को समझाना कि भाई बनाना क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, आय व्यय में कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से लाभ होंगे, गृहिणी को लाभ होगा, परिवार को लाभ होगा, शासन को लाभ होगा, ठीक है, अर्थशास्त्री को लाभ होगा, समाज सुधारक को लाभ होगा, इतने प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में छप चुका है क्वेश्चन कि पारिवारिक बजट से संबंधित एंजिल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करिए। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंजिल का नियम क्या होता है। देखो यहाँ पे पूछा भी है कि एंजिल का सिद्धांत क्या है, बजट बनाने हेतु एंजिल के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। कई बार बोर्ड के पेपर में छप चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिस मत करना, जितना बता रहा हूं ना सभी को तैयार कर लेना, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं गारंटी के साथ। ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे एंजिल का सिद्धांत, तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या क्या लिखेंगे इसमें कि सन 1897 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा ने, या यहाँ पे लिखेंगे कि सन 1897 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने व्यय की मदों को भोजन, वस्त्र, घर, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न मदों में बांटकर अपना नियम बनाया, जो उपभोग का नियम कहलाता है, जो उपभोग का नियम कहलाता है। इसे ही एंजिल के द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत कहा जाता है। एंजिल के बजट संबंधी सिद्धांत इस प्रकार की मान्यता मिली थी। मैंने सबसे पहले क्या करना था, एंजिल ने क्या बताया था कि भोजन पे कितना खर्च करना है, वस्त्र पे कितना खर्च करना है, घर पे कितना खर्च करना है, ईंधन पे कितना खर्च करना है, प्रकाश पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मैंने इसका कितना कितना खर्च करना है, इसी के बारे में बताया था। इसी को उपभोग का नियम कहलाता है। ठीक है, और इसी को पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैंने एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा करके पूछा गया है, आप आराम से भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एंजिल का सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यता मिली थी, दो तीन बातें यहाँ पे लिख देना कि परिवार की आय में वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक है, आय में परिवर्तन होने पर भी वस्त्रों में होने वाले व्यय का भी परसेंटेज स्थिर रहता है। माने आय में अगर माने वृद्धि भी होगा, परिवर्तन भी होगा, कम भी होगा, चाहे घट बढ़ेगा भी, तो क्या होगा, आपका जो व्यय होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आय घटने या बढ़ने पर भी मकान, प्रकाश व ईंधन का व्यय परसेंटेज लगभग स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बढ़ता रंग घटता है। ठीक है, अगला इसमें लिखेंगे कि आय बढ़ने पर शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत सेवाओं पर भी होने वाले व्यय का परसेंटेज वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आय बढ़ने पर। तो इस प्रकार से मान्यता मिली थी, इसी कामों के लिए एंजिल के द्वारा प्रतिपादित नियम उपलब्ध था। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, भोजन पे कितना हुआ, वस्त्र पे कितना हुआ, मकान पे कितना हुआ, रोशनी पे कितना हुआ, शिक्षा पे कितना हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे 100% मान करके, ठीक है 100% मान करके इसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे देखो भोजन पे 60%, वस्त्र पे 18%, ठीक है, मकान पे 12%, यानी कुल मिलाकर के भोजन, वस्त्र, मकान तीनों पर 90% खर्चा कर दिया गया। रोशनी पे 5% और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कानूनी सुरक्षा पर 5%, तो 10% यहाँ से, तो 90 और 10 कितना हो गया, ये 100% हो गया। लेकिन ये किसके लिए हुआ, ये मजदूरों के लिए हुआ, निम्न वर्ग के लिए, लोगों के लिए हुआ। ठीक है, तो ये पारिवारिक आय का व्यय किया गया परसेंटेज है। ठीक है, ये निम्न वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, धनी लोग हैं। तो जो धनी लोग होते हैं वो भोजन पे कितना खर्च करते हैं, 55%, वस्त्र पे 18%, ठीक है, मकान पे 12%, ठीक है, यानी 85% ये हो गया। और रोशनी पे ये 5% खर्च करते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे ये थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10% कर देते हैं। ठीक है, तो 85 या 5 90 और ये क्या हो जाएगा 10, 100% हो गया यहाँ भी। लेकिन जो धनी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन पे 50%, वस्त्र पे 18% और मकान पे 12%, यानी 80% ये हो गया। और रोशनी पे 5% और शिक्षा, स्वास्थ्य पे 15% ये कर लेते हैं धनी व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार इनका भी क्या हो गया, 100% हो गया। यही जो सिद्धांत है बोर्ड में लिखना होता है। ठीक है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो एंजिल के द्वारा, अब देखो इसी को यहाँ पे परसेंटेज में बताया गया है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो उसी को यहाँ पे बनाया है, ग्राफ के माध्यम से बनाया गया। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से देखो, यहाँ पे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, रोशनी हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये धनी लोग के लिए बनाया गया है,
ये जो लाइन है तिरछा वाली, ये मध्यम वर्ग के लिए, और ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, ठीक है, क्रॉस वाली जो लाइन है, मजदूर वर्ग के लिए। इसको यहाँ पे देखो, धनी वाला 50% खर्च कर रहा है भोजन पे, मध्यम वर्ग 55%, मजदूर वर्ग खाने पे 60%। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पूरा बताया गया है परसेंटेज। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप इतना चीज लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी सिद्धांत का भी आलोचना करना होता है, कैसे करेंगे भोजन के संबंध में, तो मध्यम वर्ग व धनी वर्ग के लोगों में भोजन के लिए अधिक धन दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बना करके लिख देंगे। आवासीय में क्या होगा, तो धनी वर्ग व मध्यम वर्ग के मकान का किराया आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है, यह अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मेन चीज ये है। ठीक है, मेन चीज क्या है, ये है और ये है। ठीक है, मेन चीज यही दो है। अगर आपको ये ग्राफ याद हो गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब चलिए आइए अंतिम नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे देखो, अंतिम नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पारिवारिक बजट तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन करिए। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन जब भी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, कौन कौन सा ध्यान है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे कि बजट के मूल सिद्धांत। सबसे पहले आप ये समझो कि बजट का मूल सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे बजट के मूल सिद्धांत। तो सैद्धांतिक रूप से यह अनिवार्य माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आय को सही जानकारी पारिवारिक बजट तैयार करने वाले व्यक्ति को बताएं। पारिवारिक बजट बनाने तथा उसकी सफलता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। कौन कौन से सिद्धांत है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिद्धांत में लिखा गया है कुल आय का ज्ञान, मूल आवश्यकताओं की जानकारी, बचत का प्रावधान, लचीला बजट, आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान, बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण, भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत, मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने इतना टॉपिक है बजट की, यही मूल सिद्धांत हैं। अगर मूल सिद्धांत आपको इतना नहीं याद आ रहा तो क्या करोगे, 4-5 ही बना करके लिख दो, 4-5 ही लिख दो, यहाँ से यहाँ तक भी लिख दो। आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना उतना ही लिख दो। ठीक है, लेकिन बढ़िया से हेडिंग बना कर लिखना है। अच्छा, आप देखो कुल आय का ज्ञान, इसमें बना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये पूरा पूरा किताबी ज्ञान आपको याद कर नहीं पाओगे, लेकिन क्या लिखोगे कि पारिवारिक आय का प्रायः वेतन, व्यवसाय, ब्याज, संपत्ति का किराया आदि के रूप में होता है। ठीक है, बजट बनाने का प्रथम सिद्धांत परिवार की कुल आय का ज्ञान होना है। ठीक है, बजट के माध्यम से आय व्यय को कंट्रोल किया जाता है, नियोजित किया जाता है, अनावश्यक व्यय को कंट्रोल किया जाता है तथा परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूर्ति की जाती है। माने आय का ज्ञान, सबसे पहले पैसा कहाँ से आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे बना करके लिखना है। पैसा कहाँ से आएगा, व्यवसाय से आएगा, ब्याज से आएगा, संपत्ति से आएगा, किराया से आ सकता है। ठीक है, ये ट्यूशन के माध्यम से भी आ सकता है। माने पैसा आने के बहुत सारे माने सोर्स है। ठीक है, जो भी सोर्स है उसमें बना करके लिख देना। मूल आवश्यकताओं की जानकारी, कौन कौन सी आवश्यकता पड़ रही है घर में, ठीक है, उसके बारे में लिखना है कि गृहिणी को परिवार की संभावित मूल आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर आय का अधिकतर भाग इन पर ही व्यय करना चाहिए। यदि आय कम हो तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी उपयोगिता एवं प्राथमिकता के क्रम में की जानी चाहिए। माने कौन सा चीज़ पहले जरूरी है उसको पहले पूरा करो। ठीक, उसके बाद में आगे खरीदना। ठीक है, अगला है कि बचत का प्रावधान। तो बजट बनाते समय बचत का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। बचत प्रत्येक परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लचीला बजट क्या होता है, तो किसी भी परिवार में आय व्यय को कठोर पूर्वक संचालन सदस्यों में असंतोष एवं कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अतः लचीला बजट होना चाहिए। यदि जिससे यदि अनुमानों का कुछ परिवर्तन करना पड़े तो विशेष कठिनाई न पड़े। ठीक है, इस प्रकार से लचीला बजट। आकस्मिक खर्चों के लिए क्या लिख देंगे, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, उत्सव हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, किसी का बर्थडे हो गया, इस प्रकार से मैंने बजट बनाते समय इसको हम आकस्मिक में रखेंगे। ठीक है, मैंने इसी प्रकार से बना करके यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण, इसको देखना भी है कि आपका बजट कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं रहा है ना। ठीक है, भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत, मैंने कौन कौन से नियोजन हो सकते हैं उसके बारे में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे की शिक्षा हो गया, मकान हो गया, मकान बनाना, ठीक है, घर खरीदना, जमीन खरीदना, ये क्या हो गया, भविष्य का नियोजन हो गया। ठीक है, मासिक बजट का वार्षिक निर्माण बजट की पृष्ठभूमि में होना, इसके बारे में आप बना करके यहाँ पे लिख सकते हो बातें। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों का बच्चों आपको तैयार करना है। अगर आप इतने सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका 18 नंबर क्लियर हो जाएगा, एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको सेकंड चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, कि आय व्यय और बचत माने डाक गाना और बैंकों के माध्यम से किस प्रकार से होता है, इसके
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।